हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। आज हम आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सेबेस्टियन मल्लाबी के साथ बातचीत दिलचस्प है क्योंकि आप नहीं जानते कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक द पावर लॉ उद्यम पूंजीपतियों का एक विस्तृत आशावादी विवरण है और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ाता है। विनम्र पथ प्रदर्शक जो हमारे जीवन में व्यवधान और नवाचार को निधि देते हैं। फिर भी आप नहीं जानते कि वह कहां जा रहा है क्योंकि पहले से ही घमंडी, लोकप्रिय और समृद्ध वीसी की प्रशंसा करने का विचार थोड़ा बेमानी लग सकता है। मल्लाबी को यह भी डर है कि टाइगर ग्लोबल पूंजीवाद के लिए बुरा हो सकता है, संस्थापक बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं और क्रिप्टोकरेंसी की दूरगामी महत्वाकांक्षाओं को लेकर अत्यधिक संदेह है। झूम पर मनी कंट्रोल के एम श्रीराम के साथ एक साक्षात्कार में 5 पुस्तकों के लेखक 57 वर्षीय मल्लाबी और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के वरिष्ठ फेलो पॉल ए वोल्कर ने वेंचर कैपिटल के इतिहास, क्या बदलाव आया है, चीन कैसे अलग है और सिकोइया कैपिटल में उन्हें कैसे इनसाइडर एक्सेस मिला, आदि के बारे में बात की। संपादित अंश। आपने यह किताब क्यों लिखना शुरू किया? जब आपने ऐसी किताब लिखने का फैसला किया तो आपकी मनःस्थिति क्या थी? इसलिए मैंने अन्य प्रकार के वित्तीय इतिहास का अध्ययन किया था, हेज फंड, विश्व बैंक के लिए विकास अर्थशास्त्र और फिर ग्रीनस्पैन की जीवनी के माध्यम से केंद्रीय बैंकिंग। लेकिन उद्यम पूंजी के बारे में 2 बातें सामने आईं। एक है अंतर्राष्ट्रीय रहस्य। जब आपके पास कोई मात्रात्मक दिशा निर्देश नहीं है तो इतनी अनिश्चितता के बीच आप पूंजी का आवंटन कैसे करते हैं? और आपके पास केवल उद्यमी हैं जो आपके कार्यालय में यह वादा करके आते हैं कि वे कल क्या करने जा रहे हैं। इतनी अनिश्चितता है, आप कैसे शुरुआत करेंगे और क्या यह वास्तव में केवल भाग्य है? कौशल और भाग्य के बारे में वे प्रश्न शुरुआती बिंदु थे। और दूसरी बात, प्रभाव। बस तथ्य यह है कि अन्य प्रकार के वित्त के सापेक्ष वीसी फंड में बहुत कम पूंजी जाती है, लेकिन बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में परिणाम बहुत बड़े हैं। अमेरिका में पिछले 25 वर्षों में निर्मित बाजार पूंजीकरण का 3/4 हिस्सा उद्यम समर्थित कंपनियों से आता है। इसलिए आप कैसे आवंटन करते हैं और फिर सामाजिक प्रभाव का रहस्य। इसलिए जब मैंने शुरुआत की तो यह पहले से ही स्पष्ट था कि सिलिकॉन वैली ने दुनिया को बदल दिया है। उद्यम समर्थित स्टार्टअप की इस संस्कृति से निकलने वाली कंपनियां सिर्फ यह बदलती हैं कि हम जानकारी कैसे खोजते हैं, हम कैसे सोचते हैं, आदि। लोगों को यह नहीं पता था कि आप पूंजी कैसे आवंटित करते हैं। और मुझे याद है कि मैंने 5 साल पहले प्रकाशक को जो प्रस्ताव भेजा था उसमें लिखा था कि उद्यम पूंजी 3 आयामों में बढ़ रही है, भौगोलिक रूप से बढ़ रही है, कंपनियों के जीवन चक्र के साथ साथ और नए क्षेत्रों में बढ़ रही है जिन्हें स्टार्टअप ने बाधित किया है। कुछ क्षेत्रों को गैर तकनीकी क्षेत्र माना जाता था, जैसे खाद्य उद्योग, मल्लाबी की पुस्तक की प्रस्तावना, प्लांट बेस्ड मीट फर्म, इम्पॉसिबल फूड्स की स्थापना और विनोद खोसला द्वारा इसके वित्त पोषण के बारे में है। लेकिन अब जाहिर है ऐसा नहीं है। लेकिन इस दौरान नई चीजें हुईं। मुझे लगता है कि ग्रोथ इक्विटी स्पेस बहुत बड़ा और बहुत गर्म हो गया। वीवर्क जैसी चीजें हुईं। वैश्वीकरण जारी रहा, जो एक अच्छी बात है। और आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में भारतीय स्टार्टअप उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत वृद्धि हुई होगी। इसलिए चीजें बदल गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 बुनियादी आवेग पहले से ही मौजूद थे। 2017 से 18 में लोग मुझसे जो बातें कह रहे थे उनमें से एक यह थी कि ओह, आप वेंचर कैपिटल के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन यह पहले से ही पुराना हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं ये आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हैं और कोई भी वेंचर फंड के जरिए पैसा नहीं जुटाएगा, वे इसे कॉइन जारी करके जुटाएंगे। और मुझे उस समय इस पर विश्वास नहीं था। और जबकि क्रिप्टो निश्चित रूप से यहां है, आईसीओ वास्तव में नहीं है। आपने टाइगर और कोट्यू जैसे ग्रोथ निवेशकों का जिक्र किया, जिनके निवेश करने का तरीका बड़े-बड़े चेक और तेजी से जांच पड़ताल करना उद्योग में उथल-पुथल मचा रहा है।
हर वीसी उनके दृष्टिकोण से होने वाले नतीजों के बारे में सोच रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? टाइगर ने गणना की है कि उसके पास बाद के चरण की तकनीकी कंपनियों का डेटा है। उसे पता है कि कौन से व्यवसाय मॉडल काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनियों में गति है, और उन कंपनियों को चलाने वाले लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अन्यथा वे सीरीज डी या ई या एफ फंडिंग का दौर तक नहीं पहुंच पाते। तो आप प्री डील परिश्रम और डील के बाद की सभी निगरानी दोनों को ही कम कर सकते हैं। कभी कभी यह गलत हो जाएगा, लेकिन औसतन यह सही होने वाला है। और यह प्रौद्योगिकी बाजार में बीटा अस्थिरता को पकड़ने का एक बहुत ही कुशल तरीका है, क्योंकि आपके पास किसी ऐसी चीज के लिए बहुत अधिक जोखिम है जो सामान्य रूप से ऊपर जा रही है। और आप जानते हैं, कुछ अल्फा बाजार सूचकांक की तुलना में रिटर्न उत्पन्न करना है, क्योंकि वे सब कुछ नहीं खरीद रहे हैं। मुझे संदेह है कि इस साल टाइगर के लिए मुश्किल समय रहेगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं और टेक कंपनियों की कीमतें फिर से तय होंगी। लेकिन एक बार ब्याज दरें सामान्य हो जाने पर मुझे लगता है कि टाइगर एक सफल कंपनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी गति अल्फा रणनीति काम करने वाली है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह पूंजीवाद के लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनियों को शासन की जरूरत है और मैं इससे परेशान हूं। और मुझे लगता है कि वीवर्क और उबर इसे दिखाते हैं। लेकिन अच्छी तरह से चलने वाली यूनिकॉर्न भी स्वतंत्र निदेशकों के साथ काम कर सकती हैं। स्ट्राइप, जिसका मूल्य $100 अरब है, में कोलिसन बंधुओं के पास स्वतंत्र निदेशकों वाला एक बोर्ड है, जिन्हें उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि वे बुद्धिमानी भरे सवाल पूछेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वास्तव में अगर संस्थापकों के पास थोड़ी कम शक्ति होती तो यह अधिक स्वस्थ हो सकता था। इस पर आपकी क्या राय है? मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि मुख्य उपकरण अभी भी मौजूद हैं। आप जानते हैं, केवल इक्विटी का ही उपयोग करें आरण बेवकूफी है। एक समय सीमित फंड दूसरा है जिसे मैंने पहचाना है। बेशक सिकोया हाल ही में उससे दूर हो गया है। पावर लॉ मानसिकता निश्चित रूप से अभी भी मौजूद है, वास्तव में अब और भी अधिक। इसलिए मैं अटारी में सिकोया के निवेश और जेनेंटेक में क्लेनर पर्किंस के निवेश के साथ निवेश की व्यावहारिक शैली के बारे में लिखता हूं। स्पष्ट रूप से व्यावहारिक शैली यूरी मिलनर और टाइगर ग्लोबल की शैली नहीं है। इसलिए पिछले 10 या 12 वर्षों में जो विकास के लोग आए हैं वे बदल गए हैं, वे व्यावहारिक नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह एक गलती है। मुझे संदेह है कि शुरुआती लोगों के पास सही विचार था, और शायद अगर इस साल बाजारों में उचित इक्विटी शेकआउट होता है जो विकास निवेशकों को दंडित करता है, तो शायद वे भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे। और फिर एक और तत्व चरण दर चरण वित्तपोषण है। यह शुरुआती उपकरणों में से एक था जो अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। और फिर मुझे लगता है कि शुरुआती वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम के बारे में मेरे हिसाब से आखिरी बात नेटवर्क का महत्व और यह विचार था कि कई वीसी का योग सिर्फ उन व्यक्तिगत वीसी से बड़ा है। नेटवर्क एक तरह से लगभग एक मूल्य खोज तंत्र और एक तरह की छानने की प्रणाली बनाता है। मुझे लगता है कि यह अभी भी मौजूद है, हालांकि स्पष्ट रूप से हम अभी हाल ही में एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां रिमोट वर्किंग क्रांति शुरू हो गई है। और इसलिए मैं पिछले हफ्ते लंदन में एक वीसी से बात कर रहा था जो यूरोप में एक डील के लिए बोली लगा रहा था, और उसने कहा उसके 3 प्रतिस्पर्धी सिलिकॉन वैली में थे और वे इसे जूम या गूगल हैंगआउट या किसी और माध्यम से कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि क्या रिमोट वर्किंग से नेटवर्क का महत्व कम होता है। और कुछ एक दिलचस्प बात यह है कि चीन या यूरोप में सिलिकॉन वैली की तुलना में समूहीकरण प्रभाव कम स्पष्ट हैं। भौगोलिक निकटता कम महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। तो चीन, आप जानते हैं, उद्यम पूंजी की दुनिया बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, हांगजो के बीच विभाजित है, और इसीलिए अमेरिका की तरह यहां कोई एक प्रमुख केंद्र नहीं है। पिछले 2 वर्षों में सिलिकॉन वैली से लोगों के बाहर जाने के बावजूद मुझे लगता है कि वैली अभी भी सबसे आगे है, वह जगह जहां सबसे अधिक उद्यम पूंजी एकत्र होती है। लंदन प्रमुख है, लेकिन यह अमेरिका में सिलिकॉन वैली जितना प्रमुख नहीं है। इसलिए उद्यम पूंजी के लिए एक पूंजी केंद्र के रूप में
मुझे लगता है कि यह एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि फंडिंग गंतव्य के रूप में यह प्रमुख नहीं है। मेरा मतलब है दक्षिण इंग्लैंड स्टार्टअप में मजबूत है, लेकिन आप जानते हैं स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस आदि भी मजबूत हैं।